बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उन दिनों की बात है जब मैं नया रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट हुआ था। मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता था वो दरअसल जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ अद्वियात बनाते थे। इन अद्वियात का फार्मूला वो किसी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी को सेल कर देते थे। यूँ कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा होता था। ऐसे में रिसर्च जैसे काम की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। मुझे भी रिसर्च करने वाले एक प्रोफेसर के असिस्टेंट की हैसियत से नौकरी मिली थी। अगरचे ये पोस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत अहम थीं। मेरा काम जंगलों में घूमना फिरना, वहाँ से मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना और फिर उनके बारे में तफसीलात प्रोफेसर साहिब को फराहम करना था। मैं इन सब के दौरान बहुत कुछ सीखता गया, क्योंकि प्रोफेसर रहमान सिद्दीकी काफ़ी सख्त तबीयत के मालिक थे। इनके साथ काम करने को लोग तरसते थे और इसी बात का वो शख्स फ़ायदा भी उठाता था। अपने साथ काम करने वालों पर कड़ी नज़र रखता था। प्रोफेसर रहमान सिद्दीकी खुद छोटे कामों में कम ही पड़ता था। उसका काम बस हम लोगों को चेक करना था कि हम जो मालूमात ला रहे हैं वो सही है या गलत है। बहरहाल ये मामूल के मुताबिक एक खुशगवार दिन था। बहार का मौसम था। जंगली जड़ी बूटियाँ और फूल अपने उरूज पर हुआ करते थे। इन दिनों हमारा काम भी बढ़ जाता था। ये 25 मार्च सन 2000 की बात है। इस महीने मेरे ज़िम्मे तकरीबन 80 जड़ी बूटियों की मालूमात इकट्ठी करना लगाया गया था। मैं मालूमात इकट्ठी करने के साथ साथ जंगल की सैर भी करता जा रहा था। मेरे जहन में अजीब सा खौफ सवार था, क्योंकि इस महीने के 80 पौधों में से मैंने अभी तक 60 की भी तफसील हासिल नहीं की थी। यही सोचकर मैं दिल बर्दाश्ता सा होकर एक तरफ को चल पड़ा, जहाँ पर कदरे अंधेरा था। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ झाड़ियों के नीचे मुझे कोई नायाब जड़ी बूटी मिल जाएगी, मगर फिर झाड़ियों के इस झुंड की तरफ देखा जहाँ आगे पीछे काफी खतरनाक कांटेदार पौधे थे। हो सकता था यहाँ सांप बिच्छू की मौजूदगी भी हो, लिहाजा मुझे एहतियात से आगे बढ़ना था। सो मैं आहिस्ता आहिस्ता इस झुंड की तरफ बढ़ने लगा, मगर मेरे कदम थोड़े डगमगा रहे थे। इस खौफनाक झाड़ियों के गुच्छे में हाथ डालने से पहले मुझे कुछ तो एहतियाती तदबीर करनी चाहिए थी, मगर क्या करता। खतरा मोल लेने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि जंगल के बाकी इलाके में मुझे कोई खास जड़ी बूटी दिखाई नहीं दी थी। नई जड़ी ढूंढने के लिए मुझे इतना ही दूर चलकर जाना पड़ता जितना दूर चलकर मैं यहाँ तक आया था। सो मैं झाड़ियों के झुंड के करीब पहुँच गया। काफी पास आकर मुझे महसूस हुआ कि इस झाड़ियों के झुंड के अंदर से किसी की सांसों की आवाजें आ रही हैं। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि शायद ये किसी सांप के फुनकारने की आवाज़ है, क्योंकि फुनकार इस कदर तेज थी कि बाहर तक सुनी जा सकती थी। और फिर यहाँ पर इतनी जगह तो नहीं थी कि किसी इंसान की मौजूदगी का तस्वुर भी जहन में आए। अब मैं सोचने लगा कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी अगर मैं इस झुंड में हाथ डालने की कोशिश करूँगा। अगर किसी नाक का ठिकाना हुआ तो यकीनन ये मेरे लिए मौत का पैगाम होगा। मैं अपने कदम पीछे हटाने ही लगा था कि मुझे हल्की सी सिसकारी सुनाई दी। ये चीख किसी इंसानी आवाज़ के मुशाबहे थी। अब मेरे लिए यहाँ से पीछे हटना नामुमकिन सा हो गया। दूसरे इंसान की मदद करना एक अच्छे इंसान का फ़र्ज़ होता है। आगे बढ़कर मैंने सूखी झाड़ियाँ हटाई। नीचे से काफ़ी सख्त लकड़ियों पर मबनी एक पिंजरा नुमा शक्ल का ढांचा सा नमूदार हुआ। ये पिंजरा सख्त लकड़ी से बनाया गया था। लकड़ी इस कदर मजबूत और घनी थी कि इसके नीचे कुछ भी नजर न आ रहा था। मजबूरन मुझे इस लकड़ी के पिंजरे को यहाँ से हटाना था। मैंने आसपास की झाड़ियों को साफ किया। अंदर से आने वाली सिसकारियाँ अब गहरी होती जा रही थीं। ये किसी निस्वानी आवाज़ के जैसी थीं। ऐसा लगता था कोई लड़की है जो लकड़ी के इस पिंजरे में कैद है। मैंने बड़ी मेहनत के बाद खुश्क झाड़ियाँ वहाँ से हटाई और लकड़ी का वो पिंजरा हटाने लगा तो मालूम हुआ कि ये तो नीचे ज़मीन में काफ़ी अंदर तक गढ़ा हुआ है। मैंने उसे उखाड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। बिलाखिर मैंने मिट्टी खोदी और उस लकड़ी के पिंजरे को उखाड़ने में कामयाब हुआ। जैसे ही
मैंने उस लकड़ी को उखाड़कर दूर फेंका। डर की एक लहर मेरे सीने में दौड़ गई, क्योंकि मैं जानता था कि इतनी कम जगह पर किसी इंसान का रहना एक नामुमकिन बात होगी। लेकिन मैं उस वक्त हैरत में पड़ गया जब मैंने सुर्ख लिबास में मलबूस एक लड़की को गठरी की सूरत में जमीन पर लेटे हुए पाया। ये लड़की बहुत डरी हुई थी और धान पान सी थी। इसका वजूद जैसे मिट्टी में गढ़ा हुआ था। इसे देखकर मुझे बहुत तरस आया। इसकी उम्र बमुश्किल 16-17 साल होगी। चेहरे से इंतहाई मासूम दिख रही थी, लेकिन आंखों का रंग अजीब सा था। बहरहाल मैंने फौरन अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर लड़की की तरफ बढ़ाई, क्योंकि वो कई दिन की नकाहत ज़दा लग रही थी। हैरत की बात यह थी कि लड़की का दुपट्टा और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। उन पर किसी किस्म की गर्द या मिट्टी का निशान नहीं था। मैं बहुत सारी बातें सोचता उसकी तरफ देख रहा था। पानी की वो बोतल गटागट पी गई। उसकी तबीयत थोड़ी संभली तो मैं उठकर खड़ा हो गया। उसके आगे अपना हाथ कर दिया। उठो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं, मैंने लड़की से नर्म लहजे में कहा। उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया और उठकर खड़ी हो गई। मैंने देखा उसके पाँव में जूते नहीं थे। वो इंतहाई खस्ता हाल लग रही थी। जंगल की जमीन काफी पथरीली थी, जा बजा कांटे भी पड़े हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि लड़की के पाँव जख्मी हों। एक पल को जी चाहा कि इसे अपने कंधे पर डालकर ले जाऊं, लेकिन फिर ये मुनासिब नहीं लगा। मैंने सोचा इसे अपने जूते उतार कर दे दूं, लेकिन मैं खुद कैसे जाऊंगा, ये सोचकर मैं परेशान हो रहा था कि लड़की मेरी तरफ देखकर बोली, आप मेरी फिक्र नहीं करें, मुझे जंगल में चलने की आदत है, मैंने कभी जूते नहीं पहने। उसकी बात सुनकर मैं कदरे हैरान रह गया। ये इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में क्या कर रही थी? अब उसने बात करने की पहल कर ही ली थी, तो मैंने भी उससे सवाल पूछा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है, आपका खानदान कहाँ है? और इस लकड़ी के पिंजरे में आपको किसने कैद किया था? मेरी बात पर वो अफसरदा हो गई। बस क्या बताऊं जी, मैं जब से यहाँ आई हूँ मुसीबतें मेरे सर पर आन पड़ी हैं। दरअसल मेरे बाबा जंगल में ही काम करते थे। वो यहाँ के ज़राअत ऑफिसर के मामूली मुलाजिम थे। हम लोग यहाँ काफ़ी अरसे से रहा करते थे। कुछ अरसे के बाद मुझे एहसास हुआ कि ऑफिसर साहिब मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखते। उनकी नज़रों का जाविया बदल गया था। मुझे उनसे कोफ्त होने लगी। एक दिन ऑफिसर साहिब ने जानबूझकर मेरे बाबा को दूसरे शहर किसी काम से भेज दिया और फिर मुझ पर दस्तरासी करने की कोशिश की। मैं घबराकर अपने घर से निकल पड़ी। उस दिन के बाद से अपने घर नहीं गई। अब तो मुझे 6 महीने हो गए हैं। मैं यहीं पर जंगली जड़ी बूटियाँ खाकर जिंदा हूँ। रात होते ही दरख्त की शाखों पर झूला बनाकर सोती थी। लड़की की बात मुझे राम कहानी लगी। उसने मजीद बताया कि लकड़ी के पिंजरे में उसे गलती से किसी सपेरे या फिर जड़ी बूटियाँ इकट्ठे करने वाले शख्स ने कैद कर दिया। वो अपनी चीज़ रखकर भूल गया था। लड़की की कहानी नाकाबिले यकीन थी। मैं उस पर भरोसा तो नहीं कर सकता था, लेकिन फिर मुझे उसकी मदद भी करना थी। वैसे भी ये धान पान सी लड़की मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी, मैंने सोचा और इसे अपने साथ चलने को कहा। लड़की बखुशी तैयार हो गई। कहने लगी, आप बहुत ही रहमदिल और अच्छे इंसान हैं। अपनी तारीफ सुनकर मुझे खुशी हुई थी, लेकिन उसकी नज़रों में अपने लिए मोहब्बत देखकर मेरे दिल में भी अजीब से जज्बे फूटने लगे। मैंने जंगल से जरा हटकर एक खेमे में अपना पड़ाव डाला हुआ था। खेमा काफी मजबूत था। मैंने लड़की को यहाँ पनाह दे दी। मुझे आगे का नहीं पता था कि क्या करना है। बहरहाल दिन यूं ही गुजर रहे थे। दिन क्या कहूँ, 1-2 दिन ही गुजरे थे, मगर इस दौरान मुझे मालूम हुआ कि ये लड़की जंगली जड़ी बूटियों के बारे में हद से ज़्यादा मालूमात रखती है और इसकी जड़ियाँ ढूंढने की हिस्स भी काफ़ी मजबूत है, ये में बन सकें। लाल बहार को कोई एतराज़ नहीं था। हमारी रवानगी का दिन आ ही गया। वो ज़रा भी उदास न थी। उसका चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। गालिबन ये मुझसे शादी की फिक्र थी। मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। एक मामूली सी तकरीब में मैंने लाल बहार से निकाह कर लिया। इस तकरीब में मेरे तकरीबन सभी दोस्तों वगैरह ने शिरकत की। लाल बहार शादी पर क़यामत ढा रही थी। वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि जो भी देखता उसके हुस्न की तारीफ किए बिना न रह सकता। शादी के सुर्ख जोड़े में वो किसी गुलाब के फूल से कम न लग रही थी। बिलाखिर हमारी शादी इख्तिताम को पहुंच गई। हम एक दूसरे के हमसफर बन चुके थे। मुझे लाल बहार के साथ जिंदगी का हर लम्हा एंजॉय करना था। मैंने उससे कह दिया
कि मैं अगला पूरा महीना ना ही काम पर जाना है और ना मैं उसकी कोई बात सुनूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके साथ जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार बनाऊंगा। मेरी बात पर लाल बहार मुस्कुरा दी, कहने लगी, अगर तुम कहो तो हम किसी खूबसूरत जंगल में चलकर अपने दिनों को यादगार बनाएं। वैसे भी कुदरत के पास रहकर मुझे सुकून मिलता है। उसकी बात में कोई हर्ज नहीं थी। मुझे भी कुदरती नज़ारे बहुत पसंद थे। मैंने और लाल बहार ने अपने खेमे का बंदोबस्त किया और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने एक बार फिर शंग्रीला के जंगलात में आ गए। ये जगह इंतहाई खूबसूरत थी, हमारे ख्वाबों का मरकज़ थी। मैं और लाल बहार किसी देवमालाई कहानी के किरदारों की तरह खेमे में दिन रात गुजारने लगे। इस दौरान लाल बहार मुझे मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के बारे में भी बताती रही। कई बार ऐसा हुआ कि उसे खुद चोट लगी, मैं ज़ख्मी हो गया या मामूली नज़ला ज़ुकाम हुआ तो उसने जंगली जड़ी बूटियों से ही हम दोनों के लिए टांग तैयार किया। ये शायद 7 जून का दिन था। गर्मी अपने उरूज पर थी, लेकिन जंगल में ठंडक ही ठंडक थी। हर तरफ ठंडक का अजीब सा एहसास था। यूँ लग रहा था कि बाकी दुनिया धूप में झुलस रही है और हम इस ठंडे जंगल में दुनिया जहां के फिक्रों से आज़ाद हैं। शाम के तकरीबन 4 बजे होंगे कि मुझे लाल बहार बहुत परेशान दिखाई दी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, कानों से कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। मुझे लाल बहार की परेशानी समझ में नहीं आई। मैंने उससे कई बार पूछा, लाल बहार क्या बात है, तुम काफ़ी देर से बेचैन हो, क्या तुम्हें किसी का इंतज़ार है? मैंने परेशानी से पूछा, घर वालों की याद आ रही है? मैंने अगला सवाल पूछा, मगर वो बददस्तूर चुप रही। थोड़ी देर के बाद जंगल की फिजा हल्के बीन की आवाज़ से गूंज उठी। शायद जंगल में कोई सपेरा आ गया था। लाल बहार ने घबराकर मेरी तरफ देखा। हम लोगों ने खाने के बर्तन खेमे के बाहर रखे हुए थे। ज़्यादातर खाना पकाना हम खेमे से बाहर ही करते थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि लाल बहार अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांसें लेने लगी। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे बाहर मत बुलाना। उसने मुझे तंबीह की और अंदर चली गई। उसकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। इससे पहले मैंने लाल बहार को इतना परेशान नहीं देखा था। लाल बहार खेमे में चली गई। मैं अकेला ही बर्तन समेटकर अंदर खेमे में आ गया। मैंने देखा लाल बहार कंबल ओढ़कर लेट गई थी। हालांकि ये सर्दी का महीना नहीं था। कंबल वगैरह हमने अपनी हिफाजत के लिए लाए थे। लाल बहार की परेशानी देखकर मैं उसके करीब गया। उसके माथे पर हाथ रखा तो वो बुखार में फनक रही थी। ये देखकर मुझे सख्त तशवीश हुई। लाल बहार तो मेरा इलाज भी खुद किया करती थी। आज उसे क्या हो गया था? मैं अफसरदा सा खेमे से बाहर आ गया। मैं उसे कुछ वक्त अकेला छोड़ना चाहता था। शायद वो भी यही चाहती थी। तभी मैंने देखा, मुखालिफ समत से एक सपेरा बीन बजाता हुआ हमारे खेमे की तरफ आ रहा था। सपेरे की शक्ल काफ़ी हैबतनाक थी। उसके चेहरे का रंग काला था, जबकि उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसने सर पर माल्टे रंग की टोपी भी पहन रखी थी। वो बददस्तूर ऊंची आवाज़ में बीन बजा रहा था। उसके चेहरे की नसें जैसे फटने को थीं। वो अपना पूरा जोर लगा रहा था। मुझे उसके इस बीन से उलझन होने लगी। मैं दौड़कर उसके पास गया। बाबा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नज़र नहीं आता यहाँ खेमा लगा है? तुमने सोचा है कि कोई अंदर सो रहा होगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी? मेरे कहने पर बाबा ने यकदम से बीन बजानी बंद कर दी। मेरी तरफ देखकर बोला, मैं यहाँ अपनी नागिन ढूंढने आया हूँ। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, बस मैं चला जाऊँगा। वैसे भी इस इलाके में उसके होने के इम्कानात तो नहीं है। वो खुद ही बुड़बुड़ाया और फिर बीन बजाने लगा। काफ़ी देर वो बीन बजाता रहा और मैं मुतवातर मुदाखलत करता रहा। बिलाखिर वो चुप होकर बैठ गया। मेरी नागिन यहीं कहीं है। खुदा जाने उसे किसी जादूगर ने कहाँ कैद कर रखा है। बाबा चुप होकर बैठ गया। मैं उसकी तरफ देखने लगा। बाबा, सांप वगैरह थोड़े हैं, जंगल से कोई और देख लो। अब जो सांप गुम गया वो तो तुम्हारे पास आने से रहा। मैं भी नागों वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, सो मैंने बाबा को अपना सा मशवरा दिया। उसे कुछ फ्रूट वगैरह खिलाए और फिर रुखसत कर दिया। जाते जाते वो मुझे बगौर देख रहा था। मैंने उसकी नज़रों पर ध्यान नहीं दिया। उसके जाने के बाद मैं खेमे में आया तो गुल बहार निढाल सी पड़ी हुई थी। लग रहा था उसके जिस्म में जान बाकी नहीं है। बार बार मुझसे पानी मांगती। मैं उसे पानी पिलाता तो वो दूध मांगने लगती।
मगर फिर भी उसकी तबीयत न संभली। उसने मुझे कहा कि वो अंडे और दूध खाना चाहती है, इससे उसकी तबीयत संभल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं पास ही वाक़ई गांव से अंडे और दूध ढूंढ कर ले आया। अंडे और दूध पीने से उसकी तबीयत वाकई बेहतर हो गई। मैं खुश हो गया, लेकिन लाल बहार ने कहा कि वो यहाँ मज़ीद रहना नहीं चाहती, यहाँ पर उसकी जान को ख़तरा है। वो बार बार ये बात कहती तो मेरी समझ में ना आता। खैर, उसके ज़िद करने पर मैं उसे दोबारा से शहर ले आया। शहर आकर लाल बहार नॉर्मल हो गई। हमारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि एक दिन रास्ते में आते हुए हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया। खुशकिस्मती से मैं तो बच गया था, लेकिन लाल बहार को काफ़ी चोटें आई थीं। मैं उसे फ़ौरन हस्पताल लेकर पहुंचा। वो बाइक से बुरी तरह गिरी थी। अस्पताल ले जाने पर मालूम हुआ कि लाल बहार का एक्सरे करना पड़ेगा। उसे काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन भी दिए गए थे, लेकिन अंदरूनी चोट की वजह से नुकसान ज़्यादा हो सकता था। डॉक्टर्स ने कहा कि लाल बहार का ऑपरेशन होगा, लेकिन उससे पहले उसका एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे करने के लिए मुझसे इजाज़त ली गई, लेकिन क्योंकि लाल बहार मेरी बीवी थी, मैं किसी भी मेल अटेंडेंट को इजाज़त नहीं दे सकता था कि वो मेरी बीवी का एक्सरे करे। यूँ भी मैं काफ़ी अरसा लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करता रह गया था। अस्पतालों में दवाइयों के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने के बायस मेरी काफ़ी जान पहचान थी। थोड़ी तगोदो के बाद मुझे इजाज़त दे दी गई कि मैं लाल बहार का एक्सरे खुद करूं। मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। मैंने लाल बहार का एक्सरे पूरी तवज्जो से किया था। एक्सरे की रिपोर्ट आना बाकी थी। लाल बहार की आंखें नकाहत के बायस बंद हो रही थीं। मैंने उसे एक्सरे रूम से वार्ड में शिफ्ट किया, खुद उसकी रिपोर्ट देखने चला गया। मैंने जैसे ही लाल बहार के एक्सरे लेकर रोशनी में किए तो मेरे पाँव तले से जैसे ज़मीन निकल गई। आपको समझाने के लिए बताता चलूं कि इंसानी कमर की हड्डी में तकरीबन 32 से 33 जोड़ होते हैं। ये जोड़ काफ़ी लचकदार होते हैं और इन्हीं की वजह से इंसान अपनी कमर पर खड़ा हो पाता है। मगर ये जानकर मेरे तो कदमों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई थी कि लाल बहार की कमर में 33 की बजाय 2 या 300 के करीब छोटे छोटे जोड़ मौजूद थे। मैंने बार बार गौर से देखा, ये किसी इंसान की कमर की हड्डी तो नहीं हो सकती। मैंने दिल में सोचा, लेकिन फिर ये कैसे हो सकता है? शायद मैंने लाल बहार का एक्सरे गलत तरीके से किया हो। मुमकिन है कि एक ही तस्वीर 2 बार बनी हो। मेरे जहन में कई सवाल उभरे। मैंने गुल बहार का एक्सरे दोबारा करने की जिद बांध ली। बिलाखिर डिपार्टमेंट वालों को मानना ही पड़ा। मैंने उसका दोबारा एक्सरे किया। हालांकि इतने कम वक्त में 2 बार एक्सरे करने से इंसान की सेहत को नुकसान भी हो सकता था, लेकिन मेरे सर पर जुनून तारी हो चुका था। मैंने अपने सामने लाल बहार का दोबारा से एक्सरे किया और बिल्कुल उसी वक्त उसे रोशनी में देखा तो वही नतीजा मेरे सामने था। लाल बहार की वर्टिब्री में 32-33 की बजाय 200 से ऊपर जोड़ मौजूद थे। मेरे लिए शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। मैंने ये बात किसी से न कही सिवाय अपने एक दोस्त के। मेरा ये दोस्त काबिले एतबार था। उसने कहा अगर लाल बहार की इस बात का अस्पताल वालों को पता चला तो वो यकीनन उस पर मजीद तजर्बे करेंगे और उस पर तहकीक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब बर्दाश्त कर सकते हो। बेहतर है कि तुम किसी रूहानी इल्म वाले से राब्ता करो, वो तुम्हें बेहतर तरीके से समझा सकेंगे कि लाल बहार का मामला क्या है। मेरे जहन में अजीब से खटके होने लगे। क्या लाल बहार कोई नागिन? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा। लाल बहार अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो मैंने उसे इस बारे में कुछ न बताया। वो भी मामूल के मुताबिक मेरे साथ खुशबाश ज़िंदगी गुजार रही थी कि एक दिन मैंने अपने एक आलिम दीन दोस्त को बुलाने का फैसला किया। लाल बहार को शक न हो, मैंने उसे कहा कि मेरा एक दोस्त हमारे घर दावत पर आ रहा है, तुम अच्छे से खाने का इंतज़ाम कर दो। इस अरसे में मैंने देखा था कि लाल बहार अंडे और दूध बड़ी रग़बत से खाती थी। उसके खाने की तरजीहात और दीगर कुछ हरकत देखकर मुझे भी उस पर शक गुजरने लगा था। मेरे वो दोस्त जिनका नाम अब्दुल हादी था एक नौजवान ही थे, लेकिन फहमो फिरासत में वो कई दानाओं से आगे थे। नूरुल हादी साहिब हमारे घर में तशरीफ़ लाए। एक पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद मैंने ये मामला उनके सामने रखा तो इन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है तुम्हें, लेकिन इसके लिए एक तजर्बा करना होगा और अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारी उलझन दूर हो जाएगी। इन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी दी, कहा कि इसे हल्दी में मिलाकर लाल बहार के नहाने वाले पानी में मिला देना।
اگر وہ انسان ہوئی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر اس کی حقیقت کچھ اور ہوئی تو اس کے جسم پر کالے نشان پڑ جائیں گے۔ نور الہادی صاحب کی بات پر عمل کیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ نہانے والے پانی میں اس جڑی کو ملاؤں کیسے، کیونکہ پانی کا رنگ اس سے بدل جاتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے گھر کی بجلی خراب کر دی۔ لال بہار نے بجلی ٹھیک کروانے کا کہا تو میں نے کہا کہ ابھی بندوبست نہیں ہو سکتا، ہمارا باتھ روم قدرے اندھیرے میں تھا۔ گل بہار نے اگلے دن اپنے بالوں میں کچھ لگا رکھا تھا، یقیناً آج وہ نہانے والی تھی۔ میں نے اس کے نہانے والے پانی میں وہ جڑی ملا دی اور خود انتظار کرنے لگا۔ دل میں دعا کر رہا تھا کہ ویسا نہ ہو جیسا میں سوچ رہا ہوں۔ مجھے انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، مگر لال بہار نہا کر باہر نہ آئی۔ مجھے شک سا گزرا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ دروازہ توڑنا پڑا۔ لال بہار باتھ روم کے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر کمرے میں لایا۔ اس کے وجود پر کالے نشانات واضح تھے، جبکہ اس کی ہڈیاں جیسے گلی ہوئی تھیں اور وجود کملا کر آدھا رہ گیا تھا۔ نور الہادی صاحب کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ مجھے اس کے کملائے ہوئے وجود اور کالے نشان دیکھ کر عجیب سی کرہت ہونے لگی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ نور الہادی صاحب کو بتایا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں سچ تو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ انسان نہیں، ایک ناگن ہی تھی جس نے اپنا روپ بدل رکھا تھا، لیکن شاید وہ تم سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم نے اسی کی حقیقت جاننے کی خاطر یہ جڑی اس کے پانی میں ملائی ہے۔ اس کے جسم میں جلن ہوئی ہوگی اور ظاہر ہے اس نے کسی طریقے سے اپنی جان لے لی ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ گھر آیا تو لال بہار کا مردہ وجود کمرے میں پڑا تھا۔ اس کے وجود کے کالے نشان اس کی حقیقت کی نشاندہی کر رہے تھے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ لال بہار مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میں کئی راتیں یہی سوچتا رہا کہ لال بہار نے میرا کیا بگاڑا تھا۔ وہ تو میری زندگی میں بہار بن کر آئی تھی، اس نے ہمیشہ میری مدد کی، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ شاید انسان اپنی متجسس طبیعت سے مجبور ہو کر ہی ایسا قدم اٹھاتا ہے۔ آج میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن میں نے شادی نہیں کی۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے، کیا میں نے لال بہار کی جان لے کر غلط کیا، یا پھر مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔